अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। आज कुछ अहम मौज़ूआत के साथ हाज़िर खिदमत हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की सदारत जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की और इजलास में मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी जो सूरत हाल है, ख़ासतौर पर सिक्योरिटी चैलेंजेस को ज़ेर बहस लाया गया और कश्मीर में और जो इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली है उस पर तशवीश का इजहार किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहदा की जो कुर्बानियाँ हैं उनको खराज तहसीन पेश किया गया और साथ साथ जो सबसे अहम डेवलपमेंट है, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में मतलूबा ताउन फराहम किया जाएगा। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़ा ये एक अहम फैसला हुआ है क्योंकि मुल्क में जो चहमा गोइयाँ बार बार इंतखाबात के हवाले से जो शकूक व शुबात का बार बार जिक्र किया जाता है और हम इस प्लेटफॉर्म से बार बार ये कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। इंतखाबात 8 फरवरी को बरोज़ जुमेरात होने जा रहे हैं। और दूसरी जानिब जहाँ हम बात करते हैं मुल्की मईशत की, जो हमारे सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ी हुई है, डेफिनेटली हिचकोले खाती हुई मईशत जो है अब दुरुस्त सिमत की तरफ उसका न सिर्फ तयन हुआ है बल्कि अब वो दुरुस्त सिमत की तरफ जा रही है। जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, जो हमारी मईशत और एक ट्रस्ट डेवलप होने की निशानदेही करता है, उसमें आज भी हमने देखा कि 62,052 पॉइंट्स पर जो है वो आज ट्रेड करती रही। जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स है, 13 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स पहली बार 67,000 के करीब 67,000 पॉइंट्स के करीब पहुंचा और निगरान हुकूमत ने जब से उन्हें ये मौका मिला है, निगरान हुकूमत आई है, 48,000 से ये 67,000 तक पहुंचा है हमारा 100 इंडेक्स। और उसके अलावा डॉलर की जो सूरत हाल है वो भी 335 से 281 तक अब आ चुकी है। डॉलर में भी इस्तेहकाम आ रहा है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो SIFC जो है वो उसमें बड़ा अहम उसका रोल रहा है, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल का क़याम, और इसी हवाले से इसकी तारीफ बरतानवी अखबार CTAM जो कि मारूफ मुआशी अखबार है और सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला अखबार है, जिसने पाकिस्तान में न सिर्फ SIFC की तारीफ़ की है, उन्होंने जो अहदाफ मुकर्रर किए हैं और जो 5 कंपोनेंट्स हैं उनका उन्होंने जिक्र किया और साथ में 4.8 ट्रिलियन पाउंड के जो असासे हैं पाकिस्तान में मादनी, उनका जिक्र भी किया है। और पाकिस्तान इस वक्त जो माशी सूरत हाल जो बड़ी अबतर थी अब उससे निकल चुका है और पाकिस्तान अब माशी इस्तेहकाम की जाने पड़ रहा है। हमें क्या करना है, तमाम स्टेक होल्डर्स क्या कर रहे हैं और इस वक्त जो ट्रस्ट डेवलप हुआ है, क्योंकि जो SIFC है उसने 2 अहदाफ रखे मुल्क में, एक तो मईशत की बहाली और बैरूनी सरमायाकारी। बैरूनी सरमायाकारी में ख़ास तौर पर बॉर्डर मैनेजमेंट, स्मगलिंग के हवाले से जो इकदाम किए गए वो काबिल तहसीन है, जिसको हर तबके ने सराहा है, क्योंकि जो हमारे ताजिर हजरात हैं उनको सबसे ज़्यादा इससे गिला था कि स्मगलर हजरात जो हैं वो उनकी हक तलफी करते हैं और स्मगलिंग से उनकी ट्रेड मुतासिर होती है। डेफिनेटली जब हमारा सरमायाकार मुतमईन नहीं होगा तो मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम नहीं आएगा। इन तमाम तर मामलात को ज़ेर बहस लाएंगे, इस पर बात करेंगे तफसीलन। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सैयद बुखारी, आदिल नवाज़ भट्टी साहब, माहिर हैं माशी उमूर के, बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है खाकान हसन नजीब साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के मारूफ माशी उमूर के माहिर हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। आदिल नवाज़ भट्टी साहब हैं माहिर माशी उमूर। अमीन आशवानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। सैयद तनसीर बुखारी साहब ने तो हमारे पास स्टूडियोज़ आना था लेकिन वो नहीं आ सके। एनी हाउ आपसे भी आपकी जो कीमती राय है वो जानेंगे। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब से करते हैं, बल्कि दोबारा हम कोशिश करेंगे आपसे भट्टी साहब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ओवरऑल अगर हम सूरत हाल देखें, मुल्क की माशी सूरत हाल काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री दिखाई देती है। SIFC का रोल भी बड़ा अच्छा है और जिसके 5 कंपोनेंट हैं उस पर भी अमल दरामद शुरू हो गया है। क्या लगता है आप, हम अपने माशी अहदाफ के हुसूल की जानिब बढ़ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, जब SIFC के क़याम से पहले जब हम सूरत हाल देख रहे थे पाकिस्तान के अंदर, तो जिस तरीके से था कि सबसे पहले अगर हम CPEC की बात करें तो CPEC के बारे में जो राय बन रही थी जो पाकिस्तान के अंदर और बैरूनी दुनिया के अंदर, कि शायद CPEC पाकिस्तान से रोल बैक हो रहा है और इतना मतलब पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पे चला गया था। जिस तरीके से जो हालात पैदा किए गए थे CPEC के हवाले से अनसर्टेनिटी के, उसके बाद जो GCC ममालिक हमारे, जिस तरीके से जब IMF का पैकेज हमारा स्टॉक डाउन हुआ था, तो उस वक्त जो हमारे दोस्त ममालिक थे जिनकी तरफ हम देख रहे थे कि आया हमें कहीं से फॉरेन फंडिंग के लिए कहीं से 50 मिलियन डॉलर कहीं से आ जाए, कहीं से जो है हमें 100 मिलियन डॉलर आ जाए, कि कुछ ऐसी बेस रख ली जाए कि जिससे जो है IMF की तरफ जो वो हमें कह रहे थे कि बैरूनी ज़राए से अब अपने फंड्स जनरेट करें। तो इतना पाकिस्तान जिस कमज़ोर बैक पोजीशन के ऊपर था, और पिछले 3 माह के अंदर हमने देखा है कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान का जो टोटल डेट है
ऑलमोस्ट कोई $100 बिलियन के करीब। तो उसमें हम पिछले 3 से 6 माह के दौरान ऑलमोस्ट कोई 70% के करीब जो है हम उसके मुख्तलिफ ममालिक के साथ, GCC के साथ और चाइना के साथ मुख्तलिफ पैक्ट्स में जा चुके हैं जिसमें सऊदी अरेबिया के $10 अरब हैं, GCC के हैं। तो ये मतलब इतनी बड़ी एक शिफ्ट है, इतना बड़ा एक मतलब जो आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो देख रहे हैं, जो बाकी जो मुल्क के अंदर जो हमारे जो कारोबारी तबके के अंदर जो थोड़ा सा एक एतमाद की सूरत हाल को आप देख रहे हैं, तो उसमें ज़ाहिर है कि इसमें कोई शक की गुंजाइश मौजूद नहीं है कि SIFC का क्याम जो है वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी एक शिफ्ट लेकर आया है इकोनॉमिक फैक्टर के हवाले से। लेकिन हमें जो है वो देखना ये है कि जब हमने किया क्या था कि जब वो एक स्टेज थी कि जब हम देख रहे थे कि हमारा पेट्रोल हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, हमारा डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो जो मेजर स्टेप उस वक्त लिए गए थे वो ये देखा गया था कि सबसे पहले हमने जो पेट्रोल के ऊपर, यानी कि जो पिछली जो हमारी लास्ट गवर्नमेंट थी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने कितनी बड़ी एक कुर्बानी दी थी, अपनी सियासी कुर्बानी, कि उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस का जो कंट्रोल एक गवर्नमेंट की तरफ से जिस पर रखा जाता था कि सिर्फ अपनी गुड बुक्स में रहने के लिए अवाम के पॉलिटिकली उसको कंट्रोल किया जाता था। सबसे पहले उसको जब उस पर ग्रिप हुकूमत ने ख़त्म की, जो पेट्रोल हाइक आई है, जो मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन महंगाई का जो हमने देखा है तूफान। अच्छा, इसका पस मंजर ये भी है, इसका पस मंजर ये है कि जब सबसे पहले हमने पेट्रोल पे जो हमने अच्छा, मैं चाहता हूं, आपने बड़ा एक अहम नुकता, डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपकी तरफ मैं आऊंगा। स्टेटिस्टिक्स की तरफ ज्यादा नहीं जाते, आदाद शुमार को एक तरफ रखते हैं, फिस्कल डेफिसिट की हम बात करते हैं, ट्रेड डेफिसिट की हम बात करते हैं, हम माली खसारों की बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ट्रस्ट डेफिसिट। आप समझते हैं इसका खात्मा हुआ है, ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, सरमायाकार जो हैं अब उनमें एतमाद की कुछ फिजा पैदा हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप पिछले 6 माह देखें तो वो आपको बड़ी क्लियरली इससे अंदाजा होगा कि जून में IMF का प्रोग्राम हुआ और फिर हमने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और रेगुलेटरी, वो क्या, स्मगलिंग, होर्डिंग, ट्रांजिट ट्रेड और डी डॉलराइजेशन। सो स्टेट ने एक सिग्नल दिया कि स्टेट सीरियस है इन इश्यूज पे। आई थिंक इन दो चीजों को अगर आप इकट्ठा करें, IMF के प्रोग्राम के अंदर इस्लाहात और ये एडमिनिस्ट्रेटिव और रेगुलेटरी मेजर्स, और तीसरा ये इंटेंट थ्रू SIFC कि हम इन्वेस्टमेंट भी इस मुल्क में लाना चाहते हैं, और जितने भी स्टेबिलिटी इन द 9-month प्रोग्राम ऑफ द IMF और वही 9 महीने हैं इस केयर टेकर सेटअप के, मार्च तक हम ला सकें वो लाएं। तो उसकी वजह से ज़रूर एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई, उससे एतमाद तो आप स्टॉक एक्सचेंज में भी देखें, पाकिस्तान का जो बॉन्ड इंटरनेशनली ट्रेड होता है उसकी कीमत बढ़ी, स्टॉक एक्सचेंज 50 से 55% बढ़ी है। ये प्रोबेबली द फास्टेस्ट आई थिंक राइज है जो एवर हुआ। फिर आपने देखा रुपया 315 से वापस 282 पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा वहां पे कंफर्ट आया, और बाकी जो थोड़े से अशारिये हैं वो ये ज़रूर दिखा रहे हैं कि वी आर आउट ऑफ द वुड्स, इन द सेंस कि वो जो बातें होती थी कि कोई डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन है वो ना हो। और हमने ये भी सिक्योर किया कि इस 12 माह की जो हमने एक्सटर्नल पेमेंट्स करनी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, वो सिक्योर हो जाएं और हम अपने $25 अरब दोस्त ममालिक, कमर्शियल, मल्टीलैटरल्स, बायलैटरल्स, रोल ओवर्स सब मिलाकर कर सकें। सो आई थिंक ये एक इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है और इसको इसी तरह हमें केयर। आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट थे, और स्मगलिंग के हवाले से जो इकदाम किए गए बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर अरसे दराज से शायद ताजिर बिरादरी का यही एक गिला शिकवा था, किस हद तक वो दूर हो पाया है? डॉक्टर साहब देखिए ना, अगर आप स्मगलिंग को अलाउ करेंगे और वो गुड्स बगैर किसी टैक्स दिए हुए पाकिस्तान में आएंगे तो हमारी अपनी मार्केट जो है वो नॉन कम्पिटिटिव होगी और उस पर डॉलर खर्च होते हैं। सो हमारी खुद पैदावारी सलाहियत करने वाला, चाहे वो हमारा मैन्युफैक्चरर हो, किसान हो, उसको तकलीफ होगी। अफगान ट्रांजिट रेट $6.7 बिलियन पे चली गई, पिछले साल $4.3 अरब पे थी। फाइबर से लेके, चाय से लेके, टायर ट्यूब जो है वो पाकिस्तान में बिक रहे हैं बगैर टैक्स के। इनफॉर्मेलिटी जो है उसको हवा देती है, हमारी जो छोटी सनत है उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है। मैं इन दो मेजर्स को बड़ा सीरियसली लेता हूँ और बहुत अर्स कह रहा हूँ कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड इज एन एग्रीमेंट व्हिच लुक्स कि वो अपनी मुद्दत खो चुका है और हमें इसको दोबारा देखना है। हमने कुछ रेगुलेटरी भी उस पर मेजर्स लिए, और तीसरा भी जो मेजर है कि हमने होर्डिंग पे काबू पाने की कोशिश की। कोई भी मुल्क कंप्लीटली तो नहीं पा सकता, बट शुगर पे कोशिश की तो उसकी कीमत में बेहतरी आई। अब मैं रिसेंटली सुन रहा था कि फर्टिलाइजर में भी ऐसा हो रहा है।
सो एडमिनिस्ट्रेटिवली ये एक्शंस तो किसी भी स्टेट को लेने चाहिए। सो ये अच्छे एक्शंस हैं। फिर हमने रुपए की एक तीसरी मार्केट, डॉलर के एवज ब्लैक मार्केट कह लें उसको, लोगों को ये लफ्ज आसानी से समझ आता है, उसको तोड़ा। फिर हमारे जो कुछ जो ब्लैक मार्केट की मनी थी आई हमारी इंटर बैंक में भी, और जो एक्सचेंज मार्केट है उसमें भी, सो उसको भी कुछ तकलीफ अच्छा, मिली। इसमें ये जो ये आपने short नुक्ता run की बयान जो किया, मैं economic डॉक्टर साहब management- आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। आपने तमाम जो कंपोनेंट्स हैं उनका भी जिक्र कर दिया और जो डेवलपमेंट हुई है उसका भी बात की। अमीन आशवानी साहब, ये बताइएगा कि माजी में भी यही होता रहा, हम क्रेडिट लेते रहे हमेशा कि जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान की 28 दर्जा बेहतरी हो गई है, बड़े हमने उस पर शादियाने बजाए, फिर हमने कहा हमारी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन उससे कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कोई एक आम आदमी जो है उसका बेनिफिशियरी हमें नजर नहीं आया। तो जो खाकान नजीब साहब ने जो जिनका जिक्र किया, डी डॉलराइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो लिए गए, स्मगलिंग की रोकथाम, क्या ये एक रुकावट थी वाहिद? तो आपने बिल्कुल सही कहा है एंड मैं एग्री करता हूँ इससे पहले जो दो स्पीकर्स थे कि इम्प्रूवमेंट आई है एंड इसमें हम ज़रूर क्रेडिट देंगे कि बी एट दी इस्टेब्लिशमेंट को और गवर्नमेंट को ये कुछ पॉलिसी लाई है। लेकिन आप ये कहना कि हम बहुत ज़बरदस्त हमने काम कर दिया और सब कुछ सही हो गया, ये बिल्कुल गलत है। और इसको मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर लूँ। जी जी। स्टॉक मार्केट की जो आप बात कर रहे हैं ना कि 50% बढ़ी है, आप प्राइस अर्निंग रेशियोज देखे, पाकिस्तान स्टिल बहुत सस्ता है। अगर पाकिस्तान स्टेबल हो तो ये तकरीबन 200% इसको बढ़ना था, इससे 50% बढ़ा है क्योंकि हमारा बेस रेट बांग्लादेश का आप देख लें, हम उधर पी रेशियो 12 चल रहा है, 14 चल रहा है, हमारे यहाँ 5 चल रहा है, आज भी 5 है। 50% बढ़ने के बाद भी 1:5 रेशियो चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन जो रीजनल, आप ग्लोबल छोड़ते हैं, रीजनल में भी हम फिर भी बहुत हैं। दैट्स वन थिंग। नंबर 2 कि जब बात करें चले लोन्स हमने किया, तो ये तो लोन्स आपने रीशेड्यूल किया है, हम डिफॉल्ट में थे, नियरली डिफॉल्ट में थे, वो तो बाल बच गए। तो अब थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है और कुछ पॉलिसीज हमने बेहतर की, स्टेबिलिटी। तो ये कोई नहीं है कि हमारा एक्सपोर्ट डबल हो गया और हमारे सरप्लस डबल हुआ, ये कुछ नहीं हुआ। ये तो हम अभी से भंगड़े डाल रहे, कभी लोन फिल्म बच गए, लोन हमारी रीशेड्यूल हुई है। तो क्या समझते हैं अमीन आशवानी साहब, वो जो आप जिस डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, IMF का जो $3 बिलियन का स्टैंड बाय एग्रीमेंट था, ये उसी की वजह बनी कि हम डिफॉल्ट से निकले? जी बिल्कुल। देखें, उसमें सर्टन क्रेडिट हमें देना चाहिए कि हमने सर्टन मेजर्स लिए, लेकिन ये नौबत क्यों आई? नौबत इसीलिए आई है कि जो चीजें हम करते हैं, हमारी जो हरकतें थी, हमारे जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थे, वो जब तक हम सही नहीं करेंगे, ये दोबारा हम डिफॉल्ट पे खड़े हो जाएंगे। 1 साल में कोई वो ये हो जाएगा। अभी भी हमें बहुत सारी चीजें करनी है और इसमें हमें फोकस रखना है और बहुत ही हार्ड टफ डिसीजन लेनी होगी। इंटरिम गवर्नमेंट ने सर्टेन चीजें की है, अच्छी चीजें, राइट, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें आगे करनी है और जो न्यू गवर्नमेंट आएगी वो क्वेश्चन मार्क होता है कि भाई वो पॉलिसीज को, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को करेगी नहीं, क्योंकि ये बड़ी टफ डिसीजन होती है, अनपॉपुलर डिसीजन होती है। प्राइवेटाइजेशन करनी है, एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म। लेकिन अमीन आशवानी साहब, मैं क्योंकि बुखारी साहब की तरफ भी मैंने आगे बढ़ना है, ये बताइएगा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि 200% जो है हमारी स्टॉक एक्सचेंज और हमारी बेहतरी आनी थी, तो आपको नहीं लगता ऐसी सूरत हाल में जहां पोलराइजेशन, एग्रेशन हमें पॉलिटिक्स में भी नजर आया, जहां पे हमें एक डिवीजन अनफॉर्चुनेट नजर आई और अनसर्टेनिटी सी एक नजर आई, उसके बावजूद भी अगर ये 50% इंप्रूव करता है तो मजीद इम्कानात रोशन है इसके कि ये बढ़ेगा? देखिए, हाँ देखिए, वो पॉलिटिकल था, वो थी कि पोलराइजेशन, लेकिन ये जो आया है ये स्मगलिंग रोकी है। भाई स्मगलिंग मजाक था कि अफगान बॉर्डर से कराची में गुड्स आए, हेलीकॉप्टर से तो नहीं आ रहे ना, हम सब के सब इन्वॉल्व थे, एवरीबडी वाज इन्वॉल्व इन इट, राइट। तो ये जो रास्ते में चेक इन बैलेंसेस हो रहे थे, ये सब सारा पूरा चेन था, थैंक गॉड रुका है। नंबर 1। नंबर 2, एक तो गुड्स आ रहे थे, फर्टिलाइजर हम 100 रुपए की चीज, हम गैस हम 20 रुपए में दे रहे थे, फर्टिलाइजर, सस्ता फर्टिलाइजर, और सारा का सारा स्मगलिंग हो रहा था और सारा हमारे इधर शॉर्टेज हो रही थी, होर्डिंग हो रही थी, क्योंकि सारा स्मगल हो रहा था। शुगर है, यहाँ से स्मगल हो रही थी, प्राइस डबल हो गई, तो ये स्मगलिंग तो रुकनी थी, वरना मुल्क पूरा तबाह हो रहा था। ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया अमीन आशवानी साहब। सैयद तनसीर बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि जहां पे हम कुछ लीगल मैटर्स हैं उनकी तरफ भी आते हैं। स्मगलिंग के हवाले से जो बैनुल अक़वामी क्राइटेरिया है वो क्या है, और ये जो SIFC में जो ये कंपोनेंट्स, जो 5 कंपोनेंट्स का जिसमें जिक्र हुआ है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है,
तो हमारे जितने भी माहिरीन हैं उनके मुताबिक जो है स्मगलिंग की रोकथाम से काफी बेहतरी आई है। क्या समझते हैं, क्या लॉज हैं हमारे और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो लिए गए हैं उसके कुछ कानूनी पहलुओं पर रोशनी डालिएगा। जी थैंक यू वेरी मच सजा साहब। बात यह है कि मौजूदा सिनेरियो में जो अभी आज हम थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और नज़र आ रहा है कि दिन ब दिन एक पुरुमीद फ़िज़ा बन रही है, उसके पीछे बैक एंड पे अगर आप जाएं तो आज से 4 माह पहले बेलगाम जो डॉलर था जो कि 270 को क्रॉस करके 338 को टच कर गया बिल्कुल, और को रिवर्स किया, इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट अप्रिसिएशन जाती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, केयर टेकर गवर्नमेंट की, हमारी एजेंसीज की, फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी FIA की और इन तमाम इदारों की। जब आपका डॉलर कंट्रोल कर लिया गया और उसके बाद जो एक नासूर हमारे साथ 75 साल से चला आ रहा है बॉर्डर कंट्रोल का, स्मगलिंग को रोकने का मसला, स्मगलिंग जब तक मुल्क में रहेगी तब तक आपका लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर सकती। ठीक है। आज अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क जिस क्राइसिस से गुजर रहा है उसके बैक एंड पे सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि जब तक स्मगलिंग का रास्ता बंद नहीं होगा तब तक ये काम नहीं हो सकता। और इसी 4 माह में मैंने फर्स्ट टाइम देखा, क्योंकि डिटर्मिनेशन थी इस्टेब्लिशमेंट की, साथ केयर टेकर गवर्नमेंट की, तो आपने गौर किया कि स्मगलिंग के ऊपर भी ब्रेक लगी। हाँ, आप माजी करीब में चले जाएं, सर फौज का जो किरदार है बड़ा वाज़े अंदाज में फौज ने सहूलतकारी की है, फैसिलिटेट किया है, प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स जितनी भी हैं उनको फैसिलिटेट किया है और उसका रिजल्ट भी नजर आ रहा है और वो नजर आया रिजल्ट। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि आपकी लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश कैसे करेगी। एक तो जब से इलेक्शन के दिन फाइनल हुए, 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, आप गौर करें कि अवाम के अंदर एक थोड़ी सी एक अनसर्टेनिटी का जो एलिमेंट था वो रिड्यूस होना शुरू हुआ है कि वट एवर विल बी हैपन वी विल सी ऑन द 8th of February। यहाँ पे कोई अहम नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन बैक एंड पे है, किसके साथ ज्यादती हो रही है, कौन लाडला है, ये तो माजी के तमाम फिक्रे हो गए। असल क्वेश्चन ये है कि आने वाली जो गवर्नमेंट है उसी ने डील करना है आपके इंटरनेशनल इदारों के साथ। हाँ, ये आपका नुक्ता जो है मैं इस नुक्ते को आगे बढ़ाऊंगा। खाकान नजीब साहब, ये बड़ी एक अहम बात की है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है उनके साथ किसी भी बेल आउट या किसी भी एग्रीमेंट मुख्तलिफ सर्कमस्टांसिस में वो उनके साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि निगरान हुकूमत ने बड़ी बुर्दबारी से, बड़े हौसले से और बड़ी कॉम्पिटेंसी हमें नजर आई कि उन्होंने उसके बावजूद भी IMF की टीम के साथ जो है मुज़ाकरात किए, डील की। तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो हमारे मसाइल को किस हद तक दूर कर पाएगी? डॉक्टर साहब, 3 इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस अगले 6 माह में पाकिस्तान में होने जा रहे हैं जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान के अवाम पे होगा। 8 फरवरी को पहला ट्रांजिशन होगा जब हम एक केयर टेकर सेटअप से, जो कि शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी के ज़ामिन तो हो सकते हैं पर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको ठीक करने में वक्त भी नहीं है और मैंडेट भी नहीं है। सो पहला वो ट्रांजिशन होगा। दूसरा ट्रांजिशन ये होगा कि अप्रैल में जो करंट IMF का एडजस्टमेंट फ्रेमवर्क है जिसको आप SBA कहते हैं, याद रखिए ये प्रोग्राम नहीं है, ये ब्रिज फैसिलिटी है, ये ख़त्म होगी और पाकिस्तान को जो भी नई गवर्नमेंट हो अगर वो चाहे और हमारी एडवाइस लेगी तो ज़रूर उनको ये करना चाहिए, एक नए IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। और इसी तरह जो बाकी मल्टीलैटरल्स हैं, बायलैटरल्स हैं, जिस तरह मैंने कहा इस साल जिस तरह के उनके साथ रोल ओवर्स और एग्रीमेंट्स हुए हैं वो अगले साल के लिए भी करने पड़ेंगे और उससे अगले साल के लिए भी करने पड़ेंगे, एटलीस्ट तब तक जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को या अपनी रेमिटेंसेस को उस लेवल पर नहीं ले जाते कि हमारा जो करंट अकाउंट का खसारा है वो संभल जाए या FDI इतनी ना आ जाए मुल्क में। और तीसरा बड़ा चैलेंज अगले 6 माह में ये आएगा कि क्या ऐसा बजट बनाया जा सकता है जो पाकिस्तान का जो पेरिनियल और अभी भी एग्जिस्टिंग खसारा है, वो खसारा हमारा मालियाती है जो बहुत बड़ा है, जो 7-7.5% ऑफ GDP है, उसको करेक्ट कर पाकिस्तान को इस राह पे डालेगा कि हम अपने रिसोर्सेज पे भरोसा करके मुल्क को अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं क्योंकि आप इस हवाले से माहिर हैं, एक नुक्ता जो है उसको जरा बयान कीजिएगा, क्योंकि आपने करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की,
हमने तो माजी में उसको सरप्लस में भी एक दफा जाते हुए देखा, उसका क्रेडिट लिया गया, गो के अनफॉर्चुनेट वो कोविड और की वजह से और एक्सपेल था, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक हद तक कोविड का बेनिफिशियरी भी हमने कुछ अर्सा देखा। लेकिन ये जो आपने डी डॉलराइजेशन की बात की है, जो एक्सचेंज रेट, जो एक्सचेंज कंपनीज के खिलाफ एक्शन हुआ है, क्या आपको नहीं लगता कि ये भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इससे काफी हद तक कम होगा, खसारा बेहतर कम होगा? डॉक्टर साहब, ये कैसी हमने पॉलिसी रखी हुई है कि हम कहते हैं कि आप रुपए की बजाय डॉलर में सेव करें। हाँ। आप किसी और मुल्क में रहकर ये कोशिश तो करें कि उनकी करेंसी की बजाय कहीं और जाकर किसी और करेंसी में सेव करें। मैं तो इसके इतना हक में हूं कि इतनी सख्ती करनी चाहिए, और यही एडवाइस करता हूं सबको कि आप इस पे इतनी सख्ती करें कि ये जो डॉलर अकाउंट्स जिस तरह हम लोकली मेंटेन करने देते हैं, हम जिस तरह ये कारोबार इस मुल्क में हो रहा है, क्योंकि एक रेमिटेंसेस की हमें ज़रूरत है तो हम ज़रा ईजियर ले लेते हैं इसको, वरना ये बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। सेविंग्स पाकिस्तान की करेंसी में होनी चाहिए। सर अनफॉर्चुनेट इकोनॉमिक पॉलिसीज भी उसके आड़े आई ना सर। देखिए हमने बैंकिंग सेक्टर में जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई, हमने लोगों को, अपने ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को डराया, 50,000 रुपए जो है वो शनाख्ती कार्ड वाली शर्त लगाकर और बड़े बड़े परफॉर्मे बैंक को देकर, तो लोगों ने तो फिर यही काम करना शुरू कर दिया ना सर, जिसकी वजह से हमारे डॉलर की इतनी फ्लक्चुएशन हुई कि एतमाद ही नहीं रहा। आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी है। अगर आप अभी बैग में करोड़ों रुपया भरें और जाएं किसी जगह जाकर प्रॉपर्टी खरीदें तो आपसे कोई नहीं पूछेगा डॉक्टर साहब ये पैसे कहाँ से लाए हैं। आप जाके बैंक अकाउंट खोलिए तो आपसे वो आपका शजरा नसब पूछ लेंगे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन। हमने इंसेंटिवाइज किया डॉलर, गोल्ड और प्रॉपर्टी को, और डिसइंसेंटिवाइज किया सेविंग्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स जो कि फॉर्मल में हो और मैन्युफैक्चरिंग में हो या एग्रीकल्चर में हो। यही मुल्क की पॉलिसी की लॉन्ग टर्म दुरुस्तगी है जो मुल्क को वापस लाएगी अगले 5 साल में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने बड़ी एक अहम उठाया है, और उसमें ख़ास तौर पर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म जो पॉलिसीज़ हैं, इसमें एक नुक्ता जो है वो है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव, जिसकी वजह से जिसका जो जिक्र भट्टी साहब ने भी किया, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा ब्रेक के बाद, कि इसको कैसे रोका जा सकता है कि कौम के लिए हालात साजगार पैदा करना और माशी अहदाफ के हुसूल में अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को एक साइड पर रखने। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में माशी जो सूरत हाल की बेहतरी है और निगरान हुकूमत की जो कारकर्दगी है, जो पिछले 6 माह में जो माशी अहदाफ भी हमने देखे हैं कि उसके उसूल में काफ़ी बेहतरी आई है, इम्कानात लगे हैं। और डॉक्टर खाकान नजीब भी इससे पहले एक बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। मैं भट्टी साहब आपकी तरफ आऊँगा। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, एक उमूमी तौर पर जो पूरी दुनिया में एक इसका क्राइटेरिया है या इसकी इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, तो ये कहा जाता है कि जी शॉर्ट टर्म जितनी भी होती हैं वो कोई ना कोई उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है, फौरी रिलीफ होता है, जैसे एक स्टीराइड के तौर पर। एक मिड टर्म होती है जो कि आप चाहते हैं कि आपका अपने टेन्योर में पूरा हो जाए ये मामला। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कितनी हमारे मुल्क के लिए आम है, और क्या सिर्फ और सिर्फ ये जो आपने भी जिक्र किया था पेट्रोल के हवाले से, जो आपने पिछली हुकूमत की बात की थी कि हमें इतना उसका नुकसान उठाना पड़ा, तो ये जो शॉर्ट टर्म कुछ फैसले जो होते हैं अनफॉर्चुनेट जो हम लेस डेवलप कंट्रीज करती हैं, क्या वो सिर्फ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है उसमें? देखें, सबसे पहले तो यह है ना कि आइडेंटिफिकेशन और रियलाइजेशन कि बेसिकली जो आपके मुल्क के साथ जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम आ रही थी उसकी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करनी थी और रियलाइजेशन करनी थी। ये दोनों चीज़ें जब हुई हैं तो तब वो अभी कहा गया कि नहीं ये जो है ना हम सब कुछ अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी हम नहीं कह रहे कि सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन ये हमें नज़र आ रहा है कारोबारी तबको भी आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, बार बार आप सुन रहे हैं मीडिया के ऊपर कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग, अभी इन्होंने बिजनेस सर वहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को छोड़ें, कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पर हम तवज्जो नहीं देते ना। एक सेक्टर को तो हमने पकड़ लिया कि बेहतरी आ गई ना, ईज ऑफ डूइंग, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी तो बहुत सारे। देखें वो तो नेचुरल है ना। देखें जब आपकी इंपोर्ट्स बंद होती हैं, जब इंपोर्ट बंद होती है कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, जब आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं हो रही होती और यहाँ पे जब डिमांड सप्लाई का गैप आता है उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब रियलाइजेशन होगी चीज़ों की, ठीक है, उसके बाद अब ये हुआ कि जिस तरह बात की गई कि कौमी बचत की तरफ लोगों को राग़िब, वो कह रहे थे कि राग़िब नहीं किया गया, जबकि आप 23% काइबोर के साथ आप मुल्क को लेके चाह रहे हैं। अब हमारे पास एक अदारा आया, उन्होंने लोगों को जो है वो हाउस बिल्डिंग के लिए फाइनेंस करना था,
तो उन्होंने जो रेट दिया वो कैबोर प्लस 3.5%, यानी कि आपने लोगों को घर बनाने के लिए अगर लोन देना है तो 26.5% पे देना है। आप लोगों को इनका आपने बात की कि जी 50,000 पे आपका जो है वो 1 लाख रुपये आप जमा करवाता था पाकिस्तानी कोई भी अपना ही पैसा, तो वापस उसको लेने के लिए 94,600 रुपया 99,400 रुपया मिलता था। ठीक है, यानी कि 600 रुपया उसका अपने पैसों पे काट जाता था। तो ये चीज़ें अब ऊपर से आपने जो इंटरेस्ट रेट है वो 23% रखा हुआ था, तो आप तो डिस्करेज कर रहे थे। अब हुआ क्या कि देखें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो है वो निगलेक्ट किया गया इस पूरे प्रोसेस में से, कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए आपने क्या अट्रैक्शन रखी थी कि फॉरेन, अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, जो एग्रीमेंट्स वगैरह हुए, सब कुछ हुए, आप जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात करें, इसमें जो जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, इनफैक्ट किसी पे टाइम लगेगा 5 साल का, किसी पे लगेगा 10 साल का। अब जो फौरी जो शॉर्ट मेयर्स में जो पैसा आना है वो हमेशा पाकिस्तान को रिलीफ मिलता है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा सर भेजता है। एफडीआई में एक बड़ी रुकावट दूर नहीं कर दी गई एसआईएफसी में जो वन विंडो ऑपरेशन था, ये भी एक बहुत बड़ी। देखें वो तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आ गया ना, बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर जो है इन्होंने डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाए हैं। अब ये कह रहे हैं कि एनओसी का निज़ाम भी जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ला रहे हैं। मतलब ये चेंजेस जो लेकर आ रहे हैं, ये रियलाइजेशन थी कि ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम थी, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी को निगलेक्ट करके अभी कहा गया कि जी जो आपने गोल्ड में, रियल एस्टेट में, इन चीज़ों में पैसा जो है वो अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, पाकिस्तान में लग रहा था, डंप रहा था, लेकिन वो आपने क्या किया कि वो सेक्टर आपने बंद कर दिए सारे। वो इस तरह यकदम बंद करने वाले सेक्टर्स नहीं थे, उन पे बतदरीज काम करने वाले। अब जो पाकिस्तान में जो इस वक्त जो लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी का ट्रस्ट पाकिस्तान से हटा, कि जब आपका एनर्जी सेक्टर बुरान का शिकार, आपका एग्रीकल्चर बुरान का शिकार, आपकी रिटेल इंडस्ट्री पे आपने कदगन लगा दी, तो ओवरसीज पाकिस्तानी किस चीज़ पे पैसा भेजना था? उसके पास ये शॉर्ट थोड़े से सेक्टर्स थे जहाँ पे वो पैसा भेजते थे। वो पीछे पैसा भेजते हैं, क्या करते हैं कि जी आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लें, गोल्ड खरीद लें, कोई इस तरह की चीज़ें खरीद लें, वो अपने लोगों को पैसा भेजते थे। वो सारे सेक्टर जब आपने हिट किए, ओवरसीज पाकिस्तानी ने पैसा रोक दिया पाकिस्तान में। आपको ये सेक्टर अभी देखें ना, इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ 25 लाख घरों की कमी है, और 2040 तक जो सर्वे है, जो लेटेस्ट जो सेंसस हुआ है, 2.5 करोड़ घरों की कमी होगी। ये इतना बड़ा पोटेंशियल सेक्टर है, इसको मतलब सिर्फ आप ये नहीं कह सकते। पूरी दुनिया जो है वो फूड सिक्योरिटी पर सबसे ज्यादा, और एनर्जी पे जो आने वाले दिनों में भी जरूरत है पूरी दुनिया को। फूड सिक्योरिटी की हम बात करें तो एग्रीकल्चर पे, और फिर हमारी डेफिनेटली जब हम कानकनी की या तवानाई की या दीगर टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, वो जुड़ी हुई है हमारी दिफाई पैदावार के साथ। तो ये जो 5-6 कंपोनेंट्स का जो इंतखाब किया गया है एसआईएफसी में, आपको नहीं लगता कि इसके बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक रेमिटेंसेस में भी बेहतरी आ रही है, ट्रस्ट लोगों का जो है वो बहाल हो रहा है? देखिए बिल्कुल है, रेमिटेंसेस में ना बेहतरी जो आ रही है, वो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हो रहे हैं। ठीक है। जब आपने एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान में पिछले 1 साल के दौरान 23,000 एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने यूएई में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाई है। पैसा अभी भी पाकिस्तान से मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए बाहर जा रहा है, आप बाहर से अट्रैक्ट नहीं कर रहे लोगों को, ठीक है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अब जो ग्रीन इनिशिएटिव है एग्रीकल्चर के हवाले से आया है, अच्छा जो 5 सेक्टर हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूं अब ये तो मॉडल बन चुके हैं ना सर, पूरी दुनिया इसको अडॉप्ट कर रही है। बिल्कुल, सिर्फ जो मैं कह रहा हूं कि लैग जो कर रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सेक्टर हमें एड ऑन। देखें ना, सऊदी अरेबिया ने $500 बिलियन का ए प्रोजेक्ट न्योम सिटी लॉन्च किया है। उन्होंने पूरा अपना जद्दा जो ओल्ड सिटी था उसको डिमोलिश किया है, डिमोलिश करके उन्होंने न्यू जद्दा सिटी के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिस पे $200 अरब लेकर आ रहे हैं। तो कहने का ये मकसद है कि हमारे मुल्क में गुंजाइश बहुत ज्यादा है। मुल्क में तो एक मसला और भी है ना, हम अपनी एग्रीकल्चर लैंड को कॉम्प्रोमाइज कर जो है ना, वो तो हाउसिंग की तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे पास तो देखिए, हाँ ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो बंजर एरियाज हैं, जिस तरह अभी हमारे गल्फ में भी देखा गया है कि नई डेवलपमेंट और नए शहर बनने जा रहे हैं। हाई राइज पे ना, आप हाई राइज पे जा सकते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्टिकल्स में आप शहरों को बढ़ाते चले जाएं, लेकिन पाकिस्तान की जरूरत है ना, डिमांड यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, पाकिस्तान में डिमांड मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है, हमें इसको कन्वर्ट करना है, आगे कन्वर्जन में लेके जाना है। उसके लिए हमें पॉलिसीज में कुछ सेक्टर्स थोड़े से और ओपन करने हैं। यानी एसआईएफसी के अंदर ना हमें अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें हम डायरेक्ट ओवरसीज पाकिस्तानी को। बिल्कुल ठीक है। अमीन आशवानी साहब, क्या समझते हैं, जो बात की है भट्टी साहब ने, 2 ही सेक्टर जो है जिनको बड़ा बात की जाती है, एक तो हमारा रियल स्टेट सेक्टर है, डेवलपमेंट की बात जिस तरह उन्होंने की, इस पे हमें ज्यादा जो है तवज्जो देने की जरूरत है। अर्बन और जो हमारे रूरल एरियाज हैं उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई करके, और पूरी दुनिया का जो मॉडल है उसको हमने अडॉप्ट करना है। तो क्या आपको यही एक वजह लगती है? और साथ में मैं चाहता हूं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, एक गिला और शिकवा हमेशा रहा है पाकिस्तान में कि कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, इसका फुकदान भी एक बहुत बड़ी वजह बनी है। तो 2-3 चीजें मैं कह दूं इसमें। एक तो जो भी कोई भी गवर्नमेंट आती है वो हमेशा कहती है अच्छा चले हमें आप बताएं क्या करना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कमिटीज बनती है, हमें बिजनेस वालों को भी बुलाते हैं, हम इस्लामाबाद जाते हैं, 2-2 दिन रहते हैं,
होटल का भी खर्चा देना पड़ता है, टिकट का भी देना पड़ता है, एंड देन 2-4 महीने का वह रिपोर्ट्स बनती है। अब हर गवर्नमेंट ये करती है, राइट? और उसमें ये इंडस्ट्री को ये होना चाहिए, इसको ये होना, उसमें इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ है मुझे आप बताएं ना। तो आइडेंटिफाई सबको पता है, इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान। SIFC में सर इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी भी बनाई गई है। जी जी जी, एब्सोल्युटली। तो इसके लिए शुरू में मैंने क्रेडिट दिया कि इन्होंने इम्प्लीमेंट करे, तो इसीलिए तो आपको रिजल्ट आ रहे हैं क्लियरली। लेकिन ये इम्प्लीमेंट ये सिर्फ हुआ है कि स्मगलिंग हो रही थी, यानी ये मजाक था कि स्मगलिंग हो रही है। कोई अफ्रीकन कंट्री में होता है जहां पाकिस्तान जैसी स्मगलिंग हो रही थी, कोई भी डेवलप्ड या कोई भी जो एक स्टेबल कंट्री उसमें कभी इस किस्म की स्मगलिंग नहीं होती। हमने तो मजाक बनाया कि अच्छा है, थैंक गॉड ये रुका है और इम्प्लीमेंट हुआ है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, इम्प्लीमेंटेशन का हमारा प्रॉब्लम है। हमने आइडेंटिफाई सब कुछ कर चुके हैं। हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करें, मैं तो 15 साल से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, तो आज भी मे बी नेक्स्ट 15 साल तक हम शायद इसी पे बात करते रहेंगे जब तक इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्यों है? इसीलिए है क्योंकि आपने कहा ना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ही टफ आपको चॉइसेस आपको लेनी पड़ती। चाइना आज जो ये डेवलप हुआ है, पहले 30 साल चाइना की जो पॉपुलेशन थी वो 1 मील पर चलती थी, साइकिल पे आते थे, सादे कपड़े पहनते थे। उन्होंने एजुकेशन में डाला, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में डाला, उसने अपनी इंस्टीट्यूशन बना के उसके 30 साल उन्होंने किया। उसके बाद जाके चाइना की एकदम से ग्रोथ रेट गई है। हमें तो डे वन से हमें सब शॉर्टकट चाहिए। तो इम्प्लीमेंटेशन में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कॉम को करना पड़ता है, ना सिर्फ एक फेडरल गवर्नमेंट आई और वो करेगी। यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ ब्यूरोक्रेसीज है, यहाँ बिजनेस है, सारे स्टेक होल्डर्स को करना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन। एंड शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस हमें करना पड़ेगा। हेल्थ, एजुकेशन, ये जब तक आप सही नहीं करेंगे, आप जो भी आप पॉलिसीज लाए, बहुत जबरदस्त लग रही है, आपके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा क्वालिटी का, आप क्या करेंगे? इंडस्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्री चलाएगा कौन? IT कौन? एक्सपोर्ट कहाँ से होगी, राइट? तो ये बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं। एक चीज बस आपसे रियलाइज कर ले, लास्ट 30-40 साल में जो भी हम कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, इसीलिए हमारी ये हालत हुई है, राइट? तो हमें अपनी आदतें, अपनी सोच, अपनी इम्प्लीमेंटेशन हमें तब्दील करनी पड़ेगी। अभी भी मैं देख रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज स्लोगन ला रही है ये वे। अगर हम नादानी हमारी होगी कि हम उनको फेस वैल्यू पे हम बिलीव करें, अकाउंटेबिलिटी, चेक एंड बैलेंस होना, ये नारेबाजी पे तो मुल्क का आप देख लें क्या क्या हाल हुआ है। जब तक हम एज सिविल सोसाइटी ऑल्सो हम चेक एंड बैलेंस नहीं लाएंगे और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कोर चीजें, मैं तो सर ये जज्बाती एक बीच में पहलू भी आ जाता है ना अवामी, ये एक हमारे लिए बड़ा मसला है। तो फाइन, फिर हम भुगते हैं। अगर हम इसे नारेबाजी पे चलना है तो फिर हम कौन नारेबाजियों पे तो पूरा कभी की मुल्क नहीं चला। लेकिन सर एक एग्जैक्टली बलूगत की बुलंदी है ना, शऊर है, जिसे मईशत के हवाले से, अपने मसाइल के हवाले से पता होता है, तो अगर वो भी करे तो डेफिनेटली इट्स क्राइम। भाई तो आप बेसिक रिफॉर्म, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन से इतना लॉस कर रही है लास्ट 50 साल से, भाई क्यों नहीं करे? वो मुल्क का असासा वो हम तबाह करके लूट मार कर करे, लाइबिलिटी बनी हुई, गलेत पे फंदा बना हुआ है, राइट? हमें प्राइवेटाइज करना है, या तो आप उसको इंडिपेंडेंट बोर्ड्स लाए प्रोफेशनली। चाइना में सारे पब्लिक कंपनीज चल रही जो बहुत प्रॉस्पर है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होती है, मेरिटोक्रेसी नहीं होती है, गवर्नेंस सही नहीं होती। आप पॉलिटिक्स को अलग रखे, मेरिटोक्रेसी लाए, पब्लिक हो प्राइवेट हो, बिल्कुल सही चलेगा। मसला ये है। हाँ, ये जो आपने बात की है, मैं बिल्कुल, आप अमीन साहब आप बड़े अच्छे पॉइंट्स आपसे हमें मिलते हैं, और हमें तो अगला सवाल बड़ा आसान हमारा हो जाता है। और डेफिनेटली क्योंकि माहिर कानून भी मौजूद हैं, क्या समझते हैं सर, ये जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव की बात की गई, कहाँ कहाँ पे हमारे फ्लॉज हैं सर? हमारे पास इतना पोटेंशियल मौजूद है, तमाम वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, हमें इन 5 कंपोनेंट का इंतखाब करना पड़ा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो हमें कहना पड़ेगा, हम इसमें तो अभी लगी लिपटी नहीं बात कर सकते कि आज हम शायद वहां पहुंचे नहीं है जहां हमें पहुंचना चाहिए था, कि इवन कि उसके बावजूद कि हमारे पास कानकनी एनर्जी, चाहे वो उसको विंड के जरिए करें, चाहे सोलर के जरिए करें, इवन कि हमारा ये कहा जाता है कि सोलर में 1 लाख मेगावाट का पोटेंशियल भी मौजूद है। तो आखिर हम क्यों, हमारी सही सिमत नहीं हो रही सर? अब SIFC के तहत तो बहुत सारे हालात जो है SIFC के तहत, जो उसकी अम्ब्रेला तहत बहुत बेहतरी आ रही है, तो पॉलिटिकल फोर्सेस की जिम्मेदारियां और फ्लॉज क्या क्या हैं सर?
बुखारी साहब, पर्टिनेंट पॉइंट्स उन्होंने उठाए। अभी आपके ही टीवी पे और तमाम चैनल्स के ऊपर ये इस वक्त चल रहा है कि बरतानवी कौंसिल ऑफ इंटरेस्ट ने 48 ट्रिलियन पाउंड या डॉलर जो भी कह लें किस रिजर्व्स बताए हैं पाकिस्तान के इलाका जो सूबा है बलूचिस्तान में। जी बात आपको याद होगा कि जिस वक्त ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई, ये लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट करके जाने वाली हुकूमत ने इसको इख्तियारात दिए। आप गौर करें, माजी पे अगर नज़र दौड़ाएं तो किसी भी केयर टेकर गवर्नमेंट ने इतने इकदामात नहीं किए जितने इस केयर टेकर गवर्नमेंट में किए गए, नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर अभी जो बात आदिल नवाज भट्टी साहब कर रहे थे, मैं उसको सेकंड करता हूं कि आज आपका बैंक इंटरेस्ट रेट जो है 22-23% पे है। लोगों ने सर सॉरी, मैं उस टाइम भी ये बात करना ही चाह रहा था, क्योंकि जब ये इंटरेस्ट रेट की बात होती है तो थोड़ा सा हमारे लोगों को आसान लफ्जों में समझाइएगा। सर, अमेरिका में भी हमने पिछले दिनों में देखा कि 22 to 23 और बल्कि 25% तक की बात हुई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो वहां का इंटरेस्ट रेट बढ़ना और यहाँ का इंटरेस्ट रेट बढ़ने में कितना कंपैरिजन थोड़ा कर लीजिए सर। ये कंपैरिजन ये है कि सजा साहब बड़ी सादा सी मिसाल है। मेरे पास 1 करोड़ पे है, मैंने बैंक को जमा करा दिया प्रॉफिट की नजर से, ठीक है, ये कहेगा मेरा लोन टू लोकल बैंक, ओके। वही पैसे उठा के बैंक ने आगे दे दिए स्टेट बैंक को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 1 और 2% से। इन रियल जो ट्रांजैक्शन क्या हो रही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तो कंट्री जा नहीं रहा, ठीक है। माजी जो सत्यानाश हुआ, सी पैक को डी ट्रैक कर दिया गया, जो डेवलपमेंट, जो कंस्ट्रक्शन और ये सारे काम होने थे, तो आपका ये बिजनेस चलना था। अब सूरत हाल ये है कि आने वाली गवर्नमेंट के लिए जो टफेस्ट टारगेट होगा। अच्छा बुखारी साहब जरा कंक्लूड कीजिएगा। मैं कंक्लूड करता हूं, थैंक यू वेरी मच हाशवानी साहब। अच्छा सजाद साहब, अब सूरत हाल ये है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन को हिट करता है, आपके रियल एस्टेट सेक्टर को हिट करता है। इसकी सादा सी मिसाल ये है कि एक बिजनेसमैन, एक कारोबारी जिसके पास 10 करोड़ या 5 करोड़ रुपए के फंड्स अवेलेबल हैं, वो बैंक में जमा कराए तो आज उसे 10 लाख रुपए प्रॉफिट मिलता है, और जबकि 5 करोड़ पे वो रियल एस्टेट में और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाके लगाता है तो उसको रेंटल रिटर्न जो है वो 2-2.5 लाख से ऊपर नहीं मिल सकता। तो कौन अहमक होगा कि जो बैंक प्रॉफिट को एंजॉय ना करे और वो मार्केट में पैसा लगाए और रिस्क एंड कॉस्ट पे लगाए। तो आने वाली गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि 1 महीना 11 दिन के बाद गवर्नमेंट फॉर्म होना शुरू हो जाएगी, एक तो दुआ ये है कि क्लियर मेजॉरिटी के साथ आए जो भी गवर्नमेंट आए, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि फलां आए या फलां ना आए, क्लियर मेजॉरिटी के साथ आए, पॉलिसीज की कंटिन्यूटी करे। आपने अपने इंट्रो में बड़ी प्यारी बात की थी कि हमारे मुल्क को जो सबसे बड़ी सितम ज़रीफी हुई है, इधर कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं है, इधर चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं है, इधर चार्टर ऑफ मोरालिटी नहीं है, इधर चार्टर ऑफ लीगैलिटी नहीं, यानी कोई चीज मेंटेन नहीं की जा सकी आज तक। सर वैसे मोरालिटी पे, चार्टर ऑफ मोरालिटी पर जो है वो तो बड़ी डिबेट हो सकती है सर। इकोनॉमी में ये एक आपने जो इस्लाह की बात की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की है। जी बिल्कुल, और दुआ ये है कि आने वाली गवर्नमेंट जो भी आए क्लियर मेजॉरिटी के साथ आए, तो आपके इशारे मुस्बत जा रहे हैं और ये मुस्बत चलते चले जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता हंग पार्लियामेंट या इस सिचुएशन में आती है, और एक और इस पब्लिक नेशनल टीवी के फोरम से मैं दुआ करता हूं, हमारे चूं का मुरब्बा जो बन चुका है ना पार्टीज का, 130 पार्टीज, कामयाब डेमोक्रेसी को आप देख लें, वहां पे 2 पार्टी सिस्टम है। एक खुदा करे कि ये पार्टीज भी इमर्ज करें, आपस में बैठें, कंसोलिडेट करें और इस पाकिस्तान में 2 पार्टी या मैक्सिमम 3 पार्टी सिस्टम प्रिवेल कर सके। आपकी हुकूमतें जो डिस्टेबलाइज होती हैं वो ब्लैकमेलिंग पे होती हैं, वो सीट्स पे होती हैं, वो वजारतों पे होती हैं, वो इन ये आपका नुक्ता भी बड़ा अहम है। बहुत शुक्रिया आपका सैयद तनसीर बुखारी साहब, अमीन आशवानी साहब, आदिल नवाज भट्टी साहब, और हमें खाकान नजीब साहब आइन किया था। अब कंक्लूड क्या, अब इसमें कंक्लूड करना, मुल्क की सूरत हाल के लिए अच्छी उम्मीद है। स्टॉक एक्सचेंज से लेकर एक आम आदमी का एतमाद बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो आखिरी नुक्ता है, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़, जब तक एक तसलसल नहीं होगा हमारी पॉलिसीज़ में, तब तक हम अपने माशी आहदाफ के हुसूल में उस तरह कामयाब नहीं हो सकते। दूसरे पे डाल देना, अपनी जिम्मेदारियों का खुद तयन ना करना, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, इसको भी दूर करने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।